गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट क्लास में हमने फिज़िकल केमिस्ट्री में कोलराउस लॉ को देखा था, जिसके मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था। अब आज मैं आपको असेसमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिसको आप, मुझे उम्मीद है कि आप सोल्व करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे उसके आंसर्स। क्योंकि देखिए, जब तक आप उनके आंसर करेंगे नहीं और ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तब तक उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप देखिए और उनको सॉल्व करके आप मुझे भिजवाइएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, प्रबल वैद्युत अपघट्य की। मोलर चालकता अनंत अनुता के ऊपर BaOH2 BaCl2 NH4Cl NH4OH। और ये उनकी मोलर चालकताएं अनंत अनुता पे दे रखी हैं आपको। इन विद्युत अपघट्य की 500 यूनिट मैंने लिख दी, 553.8 280 129.8 यूनिट ऊपर लिखी हुई है। और इसकी आपको निकालनी है, किसकी? NH4OH की। ये तीनों के तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आपको निकालनी है। मैंने आपको क्या कहा था कि अनंत अनुता के ऊपर प्रत्येक वैद्युत अपघट्य, चाहे वो प्रबल है चाहे वो दुर्बल है, वो पूर्ण रूप से वियोजित होता है। अंतरायनिक आकर्षण बल शून्य होते हैं। तो इसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? NH4 प्लस और OH माइनस, इन दोनों की अलग अलग निकालनी है। इन तीनों की हेल्प से NH4 प्लस कहाँ है, OH कहाँ है, और बाकी सारी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। BaCl जो भी, केवल ये दोनों ही बचने चाहिए। इस तरीके से आपको टोटल करना है। पहला क्वेश्चन ये है, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, आपको लैम्डा m इनफाइनाइट अनंत अनुता पे चालकता दे रखी है। ये देखिए, अब तुल्यांकी भी हो सकती है और मोलर भी हो सकती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट से देखेंगे। यहाँ पे यूनिट मोल इनवर्स है, इसलिए आपको कौन सी चालकताएं दे रखी है? मोलर चालकताएं। Na2SO4 K2SO4 KCl HCl SCONA और SCOH। ये देखो, इन पांच की दे रखी है। इसकी है 260, इसकी है 308, इसकी है 150, इसकी है 426 105। इसकी आपसे पूछी है। ये क्वेश्चन है। अब इन पांचों की हेल्प से SCOH की निकालिए। कैसे आप इनको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे, आपको इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, देखो मैंने आपको बताया था प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार एवं लवण सबके सब प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। यहाँ पे Na2SO4 लवण है, K2SO4 लवण है, KCl लवण है, HCl लवण है और सोडियम फार्मेट भी लवण है। इसलिए सब प्रबल वैद्युत अपघट्य। इनकी सहायता से, इनकी मोलर चालकताओं की सहायता से आपको फॉर्मिक एसिड की मोलर चालकता याद करनी है। ये दो क्वेश्चंस आपको मैंने एज ए असेसमेंट के रूप में दिए हैं। आप इनको सोल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे। अब देखो, आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कोलराउस लॉ की एप्लीकेशंस की। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अपन बात करेंगे इसके बारे में। इसकी हेल्प से अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अल्फ़ा, ये जो इक्विलिब्रियम टॉपिक होता है ना, साम्यावस्था, आपने 11th में पढ़ा होगा। और आप शायद, मेरे ख्याल से BSc फर्स्ट ईयर में भी आप देखा होगा आपने। तो उनमें आपको आना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो बेसिकली जो अल्फ़ा होता है, समझिए इस बात को, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है, अब मेरी आदत है कि मैं उसके बेसिक के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि आपको ये तो पता चले कि ये है क्या। प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है, उनके लिए अल्फ़ा की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज अल्फ़ा बराबर 1 होता है। 100% परसेंट में बोले तो 100, मतलब एक में से कहने का मतलब, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, इसलिए उनके लिए अल्फ़ा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 100% वियोजित होते हैं। अल्फ़ा का मतलब होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। किसके लिए मतलब होता है? दुर्बल
विद्युत अपघट्य के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य उसका नाम ही इसलिए है क्योंकि उसका अल्फा, या मैं कह दूं कि वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, मतलब अल्फा का मान 1 नहीं होता, अल्फा का मान 1 से कम होता है। अल्फा का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। अल्फा का मान 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। अगर आप 10 मॉलिक्यूल लेंगे किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के, तो उसमें 5, 6, 7, 8 ही टूटेंगे, 9 ही टूटेंगे, 10 के 10 नहीं टूटेंगे। तो अब देखो, अपने को पता है कि 100% का मतलब 100%, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तो अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी वैद्युत अपघट्य प्रबल है तो उसके अल्फा का मान हमेशा ही कितना होगा? 1 होगा, परसेंट में 100 होगा। भाई 1 में से 1 होने का मतलब 100% ही तो होता है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य में 1 नहीं होता, 1 से कम होता है। मतलब अगर 1 मॉलिक्यूल है तो वो पूरा नहीं टूटेगा, कम टूटेगा। 2 है तो 2 नहीं टूटेंगे, कम टूटेंगे, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो फिर कम तो कितना भी हो सकता है, 10% भी कम है, 20% भी कम है, 90% भी कम है। इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन के लिए निकाला जाता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो देखिए क्या होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। देखिए आप अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा का मान ज्ञात करना। अल्फा का मान ज्ञात करना, देखिए कैसे। आपको मैंने अभी बताया कि ये केवल किसके लिए निकाला जाता है? इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको पता है कि किसी भी सांद्रता पर चालकता का मान अधिकतम नहीं होता। आपको पता है कि चालकता का मान भी आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है, और अल्फा का मान भी आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब वियोजित होगा तभी तो आयन बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अल्फा का मान अपन लैम्डा एम से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। लैम्डा एम सिंपल का मतलब होता है किसी भी सांद्रता पर उसकी उस वैद्युत अपघट्य के अंदर उपस्थित आयनों की संख्या, जो ऑब्वियसली प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अधिकतम होगी, परंतु दुर्बल के लिए कम होगी, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। परंतु उसी वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता के ऊपर आयनों की संख्या मैक्सिमम होती है। मैंने आपको बताया ना कि अनंत अनुता के ऊपर तो चाहे दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो चाहे प्रबल वैद्युत अपघट्य हो, पूर्ण रूप से वियोजित हो ही जाते हैं। इसलिए अब आपको मैंने बताया ना कि भाई जैसे मान लो किसी के परसेंटेज नंबर निकालने होते तो आप क्या करते हो? जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है तो 100 तो नीचे लिखोगे ना, और उसके नंबर आए 78 तो 78 ऊपर लिखोगे। तो वैसे ही लैम्डा एम इनफाइनाइटी के अंदर तो आयनों की संख्या मैक्सिमम ही होगी ना, अधिकतम होगी। अधिकतम क्या होता है? कितने का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है, तो उसी तरीके से अधिकतम आयनों की संख्या तो कितनी होगी? ये। और किसी सांद्रता पर उसके अंदर आयनों की संख्या कितनी होगी? ये। और इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी तुलना में कितना टूटा हुआ है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? अल्फा। और अल्फा ये तो बताता है कि कोई भी विद्युत अपघट्य का कितना वियोजन हुआ है। ये केवल किसके लिए? दुर्बल के लिए, क्योंकि प्रबल तो हमेशा ही क्या होता है? 1 होता है। लैम्डा एम भी उसके लिए उतने में भी आयनों की संख्या उतनी होती है जितनी अनंत अनुता के ऊपर आयनों की संख्या होती है। इसलिए अल्फा का मान हमेशा क्या आता है? 1 आता है। किसके लिए? प्रबल के लिए। परंतु दुर्बल के लिए 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा एम हमेशा लैम्डा एम इनफाइनाइटी से कम होती है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ओके, इस तरीके से हम अल्फा का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, वियोजन स्थिरांक की गणना। वियोजन स्थिरांक की गणना। ये सब देखिए, ये इनकी गणना केवल सब किसके लिए होती है? ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दुर्बल, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं बताया मैंने आपको? दुर्बल, अम्ल, ऑब्लिक, क्षार। इनके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एक नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। क्या पढ़ेंगे?
ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ये भी केवल इन्हीं के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए। कैसे? देखिए HA है, ये आपका कोई भी दुर्बल अम्ल है। मैं H क्यों दिखा रहा हूँ, ये कॉमन लिया है मैंने, ध्यान रखेंगे इस बात को कि H है हाइड्रोजन और A है A फॉर एसिड, A फॉर एसिड। भाई कोई भी अम्ल होगा वो H+ तो देगा, इसलिए मुझे H दिखाना जरूरत है। और A मैंने कोई कॉमन लिया, A कोई तत्व का सिंबल नहीं है, एक सिंपल है। A का मतलब एसिड, तो वीक होगा तो किस में टूटेगा? साम्यावस्था पे H+ और A- की। अभी देखिए ये चीज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आती है, क्योंकि मतलब ये 11th में सब में पढ़ते हैं कि कैसे होता है वियोजन। ये दुर्बल अम्ल है तो इनका पूर्ण मतलब जितना HA के मॉलिक्यूल हैं 10, तो ये 10-10 नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अगर ये 10-10 हो जाएंगे तो फिर ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए कोई मतलब नहीं है अल्फा का, के का, क्योंकि इनके लिए मैक्सिमम होता है। यहाँ पे बात आती है जिनका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि जब इसका वियोजन शुरू नहीं हुआ था उस टाइम पे इसकी सांद्रता कितनी थी? C थी। इसकी कितनी होगी? 0 अब इक्विलिब्रियम पे टी टाइम के ऊपर जब इक्विलिब्रियम आ गया, साम्य अवस्था पर क्या होगा? C - C अल्फा। C - C अल्फा क्यों? अल्फा 1 के लिए निकाला जाता है, C के लिए निकालोगे तो कितना हो? इसमें कहो एक पेन 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने हो गए? 10 × 5। वैसे अल्फा 1 के लिए है तो C में कितना होगा? C अल्फा। तो ये तो वियोजित हो गए C अल्फा, ये बच गया क्या भाई? 10 में से 4 चलेंगे तो 10 - 4 ही तो लिखोगे। और ये 1 से 1 बन रहा है तो ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा। अब मैं यहाँ से, अगर आपको पता है कि गोल्डबर्ग-वागी का नियम या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, जब K निकालते हैं अपन, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रता कितनी है? C अल्फा × C अल्फा अपॉन C - C अल्फा। यहाँ से आप एक C अल्फा × C अल्फा बटे C को कॉमन ले लेंगे तो 1 - अल्फा। C से C कैंसिल आउट हो गया, K बच गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 अल्फा। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा हो गया। अब देखिए ये भी बेसिकली एक इक्वेशन बन गई। अगर इसको मैं और अब आप इसको नोट कर लेना, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको अगर देखो, ये आपके पास में K की, अच्छा इसको KA भी बोल सकते हैं। A फॉर एसिड, अम्ल का वियोजन इस तरह है क्योंकि आपने HA लिया है। अब ये KB भी बोल सकते हैं। KB कब बोलेंगे? जब आप क्या लिखोगे? BOH का मतलब क्या? B फॉर बेस, बेस का मतलब क्षार। OH क्यों? क्योंकि OH वो माइनस आयन देता है, उसी को तो अपन क्षार कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे K क्या निकल के आया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब ये एक्चुअल इक्वेशन तो यही है, परंतु अगर मैं कहूँ इसको और सिंपल करें, मान लो अति दुर्बल अम्लों के लिए, मतलब और भी दुर्बल होगा, तो जितना दुर्बल होगा उतना वियोजन कम होगा, तो अल्फा का मान उतना ही क्या हो जाएगा? कम। मतलब अल्फा 1 से काफ़ी छोटा होगा, अल्फा 1 से काफ़ी छोटा होगा। तो 1 - अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अरे भाई जब अल्फा 1 से बहुत ही छोटा होगा तो 1 - अल्फा को मैं बराबर 1 लिख सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए में से 1 रुपये कम करो तो कितना आएगा? 99,999, इस तरीके से कह सकते हैं। तो 99,999 1 लाख में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अपन इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए लिख रहे हैं। तो KA बराबर क्या आ जाएगा? C अल्फा आ जाएगा, नीचे 1 रहेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? देखो KA अपॉन C। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? √KA अपॉन C। अब अल्फा का आपने वहाँ लिख ही रखा था, सॉरी ये हो गया। अब ये तो ऐसे तो आप अल्फा निकाल, अगर आपको अल्फा दे रखा है तो K का मान निकाल सकते हो। C4 तो सांद्रता, उस दुर्बल अम्ल की सांद्रता क्या हो गई? C क्या है? दुर्बल अम्ल की सांद्रता। और अल्फा वियोजन की मात्रा है ही। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। और KA क्या है? वियोजन स्थिरांक। अब इन वियोजन स्थिरांक, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ आपको दे रखी होंगी तो एक दूसरे का मान आप निकाल सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको मोलर चालकता के रेफरेंस में प्रेजेंट करूं
कैसे कि भाई के ए बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर है। अल्फ़ा का मान आपको पहले याद हो तो मैंने लिखा था बराबर सी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइटी का स्क्वायर। इस तरीके से हम, अगर आपको किसी भी दुर्बल अम्ल की सांद्रता दे रखी है तो आपको क्या दे रखा है, सी दे रखा है। अगर उसकी मोलर चालकता दे रखी है किसी सांद्रता पे तो वो भी हमें पता है। लैम्डा एम इनफाइनाइटी हम किसी भी दुर्बल अम्ल की चालकता कहाँ से निकाल सकते हैं, दुर्बल अम्ल की अनंत अनुता चालकता किससे निकाल सकते हैं, याद है अभी मैंने 2 क्वेश्चन दिए आपको और पहले मैंने करवा के भी दिखाया था, कोलराउस लॉ से निकाल सकते हैं। तो कोलराउस लॉ से हम लैम्डा इनफाइनाइटी निकाल सकते हैं और इस तरीके से विजन स्थिरांक का मान भी अपन निकाल सकते हैं।